आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं। कई सारे इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट्स ने डीएम करके मुझसे पूछा कि सर रिवीजन कैसे करना है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप इकोनॉमिक्स की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर एग्जामिनेशन, और या फिर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज पाने के लिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप इकोनॉमिक्स का कोई सा भी सिलेबस हो उसको 30 डेज में कैसे रिवाइज कर सकते हो। अब ऑब्वियसली एग्जाम स्पेसिफिक आपको चीजें थोड़ी मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, उनके वेटेज के हिसाब से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उस हिसाब से उनको फोकस करके पढ़ना होगा। बट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं आपको एक डायरेक्शन दे पाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप किस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। Why a 30 days revision plan always work. Now gradually we see exams are coming and you need a concrete strategy to crack those examination. क्यों? क्योंकि जो आपका एम है ना वो आपको रिलेटिवली दूसरों से बेहतर करने का है। तो दूसरों से बेहतर कैसे होगा? हम पढ़ रहे हैं लगभग एक जैसा, सिलेबस एक जैसा है, किताबें एक जैसी हैं, गाइडेंस लगभग एक जैसा है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है स्ट्रैटेजी में। डिफरेंस आता है कि हमको पता तो है ऐसा कैसे करना है, पर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसमें आता है। मैं हमेशा अपने क्लासरूम के स्टूडेंट से एक बात जरूर कहता हूँ कि चीजें सबको सब पता है, बट कैसे एग्जीक्यूट करनी है वहीं पर सवाल आता है। तो इसीलिए हम शुरू करते हैं इसको। यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड अ क्लियर सिस्टम, जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। हमेशा एग्जाम से पहले ऐसा आपको फील होता होगा कि मेरे पास थोड़ा समय और मिल जाता ना तो मैं एग्जाम इस अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता, पर ये बात नहीं है। प्रॉब्लम ये कि वो आखिरी समय में क्यों याद आ रहा है, वो कब याद क्यों नहीं आ रहा है, जब हमको पहले रिवीजन स्ट्रेटेजिकली करना है। सो 30 डेज इज इनफ इफ रिवीजन इज स्ट्रक्चर्ड नॉट रैंडम। अगर आप किताब लेके बैठ गए और सोचोगे मैं रैंडमली पढ़ता जाऊं और मेरा रिवीजन हो जाए, तो ये चीज नहीं होने वाली। आपको क्या चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट चाहिए। वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक्स का आप एग्जाम देख लो, सब्जेक्ट उसमें सेम ही रहते हैं, डिफरेंस आता है उनके सवालों में, पर सिलेबस सबका काफी ज्यादा होता है। हाईली रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स उसमें रहते हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। जैसे यूजीसी नेट को कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को कौन से सब्जेक्ट्स मेजरली पसंद है, ये सारी चीजें। अब जो 4 गोल्स ऑफ रिवीजन है, मतलब आपको रिवीजन करना है तो उसके क्या गोल्स होते हैं। पहला होता है कंसोलिडेट कॉन्सेप्ट्स। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं और उनको शुरू में तो सारी चीजें एक्साइटिंग लगती हैं, और जो सिलेबस है ना वो आपको फील होता होगा कि इट्स एवर वाइडनिंग, ये सिलेबस बढ़ते ही जा रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा। कंसोलिडेशन इज इंपॉर्टेंट, मतलब जो इसको समेट लेगा वो एडवांटेज की पोजीशन में होगा। देन सेकेंड इज स्ट्रेंथन मेमोरी। मेमोरी को स्ट्रेंथन करना है। मेमोरी को स्ट्रेंथन करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। मेमोरी स्ट्रेंथन कैसे होगी? फेमिलियरिटी से होती है। जैसे मैं पूछूं इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, आपको अचानक से इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जहां जाओ यू विल सी आवर प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी माता जी का नाम क्या है, तो आप बोलोगे कि हाँ आपको नाम पता है। तो मैं आपसे बोलूंगा आप इनको कैसे याद रखते हो? क्या आप इनको रोज अपने नाम से बुलाते हो? नहीं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम अपने फादर मदर को उनके नाम से नहीं बुलाते, फिर भी उनका नाम हमें याद रहता है। कैसे याद रहता है? उनका फोन नंबर याद रहता है, क्योंकि फेमिलियरिटी है। हम रोज मिलते हैं, देखते हैं, एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, नाम लिखते हैं, चीजें फेमिलियर रहती है। अब जो आपका फेमिलियरिटी का स्कोप है ना उसको बढ़ाना है, जिससे कि सब्जेक्ट नॉलेज भी आपको याद रहे। इसे मैं कहता हूं स्ट्रेंथन द मेमोरी। आगे और भी समझाऊंगा। फिर है इंप्रूव्ड एक्यूरेसी। कहीं पर हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये सवाल सही है, लेट्स अटेम्प्ट। कहीं पर हमें ऐसा लगता है कि नहीं भी आ रहा फिर भी अटेम्प्ट कर देते हैं। अब जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स हो गया, पर आरबीआई ग्रेड भी डीईपीआर में नेगेटिव मार्किंग होती है, वहां पे ये आपको इंप्रूव करना है। अब एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्टिव पेपर में एक्यूरेसी मैटर नहीं करती। अगर आपको कोई क्वेश्चन के 3 पॉइंट आते हैं, जबरदस्ती उन 3 पॉइंट को 5 पॉइंट बनाने की कोशिश करो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज बिल्ड एग्जाम कॉन्फिडेंस। एग्जाम में जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना वो आपको यहाँ बनाना है। और वो कैसे आएगा पता है? वो एक बार एग्जाम देने से नहीं आता। हम सोचते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा सिलेक्ट हो गया, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट नहीं होता। वो पिछले 2-3 साल की मेहनत होती है, उसकी कॉलेज की पढ़ाई की भी मेहनत है। अगर आज आप कॉलेज से निकल के सीधे एग्जाम क्लियर कर लो और आप बोलो एक अटेम्प्ट में मैंने निकाल दिया, नहीं, वो 5 साल कॉलेज की मेहनत भी यहाँ काम आने वाली है। तो एग्जाम लेवल कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम एग्जाम लिखेंगे, और अगर हमने एग्जाम नहीं लिखने की अपॉर्चुनिटी है तो मॉक टेस्ट दें।
कहीं से भी दो, आप इकोहॉलिक से मॉक टेस्ट सीरीज लो, नहीं लो, कहीं से भी लो, पर आप बिना मॉक टेस्ट के अगर जाओगे तो आप प्रॉब्लम में रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 4-3-2-1 रिवीजन फ्रेमवर्क, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपर्स रिवाइज स्मार्टर नॉट लॉन्गर, लंबे लंबे टाइम तक रिवीजन नहीं करते, स्मार्ट तरीके से रिवाइज करते हैं। और ये 30 डे प्लान जो है ना, ये आपका उसका सीक्रेट है। लेट्स स्टार्ट। क्या होता है 4-3-2-1 रिवीजन फ्रेमवर्क? ये इकलौता ऐसा रिवीजन मेथड है जो हर बार वर्क करता है। मैंने अपने कई सारे पास्ट स्टूडेंट्स का रिजल्ट इसी फ्रेमवर्क से दिया है। उन्होंने यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम भी क्लियर किए, यूजीसी नेट जैसे टीचिंग, रिसर्च, आरबीआई ग्रेड बी, डीपीआर, ये सारे इस मेथडोलॉजी से अपनाते हैं। 4 वीक्स, 3 राउंड्स, 2 मॉक टेस्ट एंड 1 फाइनल शीट, ये होता है 4-3-2-1 फ्रेमवर्क। वीक 1 में क्या करना है? सिलेबस स्वीप, मतलब पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू करना है, ऑल मेजर टॉपिक एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि आपने सब पढ़े हुए। मैं आपसे बोलूं हेरेट-डोमर मॉडल, आप मुझे मॉडल नहीं समझा पाओगे, पर ये जो वर्ड है ना वो आपको एलियन नहीं लगेगा, फेमिलियरिटी वाला लगेगा। ठीक है, माइंड मैप्स बनाने हैं, फॉर्मूलाज लिखने हैं। माइंड मैप्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इमेजिनेशन होता है ना उससे चीजें याद रहती हैं। फॉर्मूला है, फॉर्मूला शीट्स है मेरे पास, पूरे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स की फॉर्मूला शीट है। अगर वो फॉर्मूला शीट आपको चाहिए तो आप जाना, सपोर्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी वीडियो के, और वहां पे आप फॉर्मूला शीट ले सकते हो। बस अपना एग्जाम बता देना तो उस एग्जाम के हिसाब से आपको फॉर्मूला शीट मिल जाएगी। ठीक है, सपोर्ट नंबर नीचे आप ले सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, फिर वीक 2 की बात करते हैं, डीप रिवीजन मास्टरी। इसका मतलब है जब हम रिवीजन में जाएं तो जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट है, उनकी डीप रिवीजन करें। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट स्ट्रक्चर है, अब उसमें ग्राफ कंफ्यूजिंग होते हैं, पूछे जाते हैं बार बार, तो वो आपको वहां पर मास्टरी करनी है। तो डायग्राम बना लिए, पीवाईक्यूज देख लिया और उसका एप्लीकेशन देख लिया। एप्लीकेशन जैसे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा, ओलिगोपोली का क्वेश्चन आया, इंडियन टेलीकॉम सेक्टर से कनेक्ट कर दिया, इंडियन एयरलाइन सेक्टर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर वीक 3 की बात करते हैं, हाई यील्ड रिव्यू। ये बात आती है एक्यूरेसी की, मतलब जो भी चीज हमें आती है तो यहाँ पे क्या करना है, सिलेबस उठाना है, मार्क कर देना जो एरियाज आपको कॉन्फिडेंट है, जो नहीं है उनको रेड मार्क कर देना है। तो ग्रीन हो गया जो आते हैं, रेड हो गया जो बिल्कुल नहीं आते, येलो वो है जहां आप कॉन्फिडेंट हो, थोड़े थोड़े, थोड़ा डाइसी है। तो वहां से आपको पता चलेगा कि ग्रेटर एरिया कौन सा है, तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। कैसे होगा? मॉक टेस्ट सॉल्व करने से होगा, बिना मॉक टेस्ट नहीं होगा। आप मैं सोचो कि मैं घर पे क्रिकेट खेल रहा हूँ और सीधा इंडिया के मैच में जाऊं और रन बना दूं, ऐसा नहीं होता। जितना प्लेयर मैच में नहीं खेलते उससे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो आप सोचो कि सीधे एग्जाम में जाऊं और क्वेश्चन पेपर देखते ही मैं उसको लिख दूं, नहीं होगा एग्जाम, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इवेल्युएट मिस्टेक्स। अब व्हाट स्टूडेंट्स थिंक कि भाई हमको सिर्फ रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देते ही हमारे अंदर पता नहीं ऐसा क्या चेंज हो जाएगा जिससे हम एग्जाम निकालने के लिए केपेबल बन जाएंगे। लेट मी टेल यू, ये जिम जाने जैसा है। आप एक दिन में जिम जाओ, आप कुछ भी खा लो, पर्सनल ट्रेनर ले लो, कितने ही वेट उठा लो, पर एक हफ्ते में बॉडी नहीं बनेगी, कुछ भी कर लो आप। ये उसी तरह का है, ये हैबिट है। अगर ये हैबिट में नहीं लाओगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे सुबह उठना एक हैबिट होती है, आदमी अपना शेड्यूल चेंज नहीं कर पाता, तो उसको अपनी मजबूरी के लिए कुछ कर लेना चाहिए। तो आपने कुछ मजबूरी लगा ली, नहीं लगा पाए आपने, तो उसका एक पनिशमेंट खुद के लिए कर ली। जैसे भाई क्लास में किसी से लड़ाई है आपकी, आपने बोला कि ठीक है अगर मैं कल से सुबह नहीं उठ पाया तो मैं 100 रुपये इसको दूंगा रोज के, जिस दिन मैं सुबह नहीं उठूंगा। अब वो आपका फ्रेंड नहीं है, आपको एनिमी की तरह देखता है, आपको उसकी शक्ल देखते ही चिढ़ मचती है, बट आपको उसको 100 रुपये डेली अगर देने पड़ रहे हैं तो आप सुबह उठना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ हैबिट्स होती हैं जो वीक 3 में आपके काम आएंगी। ठीक है, वीक 4 में एग्जाम मोड है, यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूशन की बात करनी है, क्योंकि आज अगर मंडे है तो अगले मंडे ये आपका एग्जाम है। तो इसमें फाइनल रिवीजन शीट निकालनी है और टाइम बाउंड टेस्ट देने हैं। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए हमेशा लिखता हूँ, यू रिवाइज 4 टाइम्स नॉट वंस। कहते हैं ना ज्यादा किताबें मत पढ़ो, एक ही किताब को ज्यादा बार पढ़ो, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम वर्क्स। ठीक है, अब डे वाइज देखते हैं 30 डे का ब्लूप्रिंट सारे एग्जाम्स का, एग्जैक्ट रोड मैप फॉर नेक्स्ट 30 डेज। वीक 1 में क्या है? कंसेप्ट कंसोलिडेशन। इकोनॉमिक्स का कोई भी एग्जाम हो, माइक्रो मैक्रो उसके फाउंडेशन है, इसीलिए मैंने वीक 1 में ये दोनों रखा। अब माइक्रो मैक्रो का अगर आप कॉम्बिनेशन देखो तो कहीं ना कहीं आपको पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में दिख जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंडियन एप्लीकेशन आपको इंडियन इकोनॉमी में दिख जाएगा,
और यही माइक्रो और मैक्रो मिला के अगर आप देखोगे तो वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन दिखते हैं। तो ये वीक 1 में हो गया कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो हार्ट एंड सोल है इकोनॉमिक्स का, उसको। फिर आते थे वीक 2 पे, ये हाई वेटेज टॉपिक है। तो हमने सब सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, अब हाई वेटेज टॉपिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आईएसएलएम और एडीएएस मॉडल, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसके बिना कुछ होता नहीं है, तो ये आपने पढ़ लिया। फिर मॉनेटरी सेक्टर की बात करूं तो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, अब ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, इसके ग्राफ्स भी, इसके न्यूमेरिकल्स भी। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, तो हो गया फिलिप्स कर्व। सो अगेन ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेट कर रहा है और मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी कर रहा है। फिर ट्रेड थ्योरीज, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आ गई, तरह तरह की टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गए, ट्रेड थ्योरीज हो गई, बीओपी हो गया, इससे हमेशा सवाल पूछते हैं। ग्रोथ मॉडल्स, अब मैंने यहाँ ग्रोथ मॉडल लिख दिया, काफी वाइड है, पर मॉडल्स जितने हैं, हेरेट-डोमर मॉडल, सोलो मॉडल एटसेट्रा, वो आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। माइक्रो में मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम पे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, थ्योरी भी होती है, ठीक है। फिर वीक 3 पे आते हैं, क्या करना है, अब आप देखो नेचर कैसे बदल रहा है। पहले सब्जेक्ट वाइज गए हम, फिर हम हाई वेटेज टॉपिक वाइज गए, अब हम मॉक्स और पीवाईक्यू, मतलब पहले 2 में हमने क्या किया, पैसिव लर्निंग की, और बाकी आखिरी 2 में हम एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं। मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ दैट इज पैसिव, जब मैं टेस्ट लगा रहा हूँ वो एक्टिव है, क्योंकि उससे मेरे दिमाग पे जोर पड़ रहा है जब वो कोई मुझसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ शुरू करते हैं, पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट। तो जो भी एग्जाम दे रहे हो आप, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस दे रहे हो, डीपीआर दे रहे हो, नेट दे रहे हो, ऑप्शनल दे रहे हो, एंट्रेंस दे रहे हो, इसके कंपाइल्ड पीवाईक्यूज आपके पास होने चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स 8 ईयर्स यूनिट वाइज होने चाहिए। ये सब आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा इक्वालिसी वेबसाइट पे, ना मिले तो नीचे सपोर्ट नंबर है, आप उस पर मांग सकते हो। सेग्रीगेटेड सिलेबस के साथ पीवाईक्यू अटैच्ड है, जैसे मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की बात करूं तो उसमें हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है, तो वहीं सिलेबस है, उसके नीचे थॉट के लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स के क्वेश्चंस है, वो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और नहीं मिले तो सपोर्ट नंबर पे पूछ सकते हो। इससे आपका ना बहुत सारा लेबर वर्क बच जाएगा, ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है वीक 4, फाइनल बिल्डअप। तो आपने मॉक टेस्ट लगा लिए, फैक्ट रिवीजन कर लिए, जो भी डेटा है, फॉर्मूला बुक जो मैंने आपको बोली थी पीडीएफ में, 10 सब्जेक्ट्स की फॉर्मूला बुक है। डायग्राम रिवीजन के लिए छोटे छोटे डायग्राम बनाने, कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन होगा तो बड़े डायग्राम नहीं चलते, उतनी जगह ही नहीं होती। और गेस्ट पेपर, इट मीन्स मॉक टेस्ट सिंपल, ठीक है। सो दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉलोड बाय बेस्ट कैंडिडेट्स अक्रॉस ऑल एग्जामिनेशन। अब सब पूछेंगे सर हाई वेटेज टॉपिक तो ठीक है, पर वो कैसे निकालें, तो ये प्रायोरिटाइज टॉपिक मतलब हाई यील्ड सेक्शन, स्टडी व्हाट एक्चुअली गेट्स आस्क्ड, जो पूछा जाए उसको पढ़ो। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा होता है कि जो हमें आता है वो हम लिख के आ जाते हैं, फिर भी हमें मार्क्स मिल जाते हैं, तो ये आदत खराब कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो पूछा जा रहा है ना, अगर आपका सिर्फ नाम पूछा है ना, तो सिर्फ नाम बताओ, सरनेम नहीं, इतना स्पेसिफिक होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन व्हेन इट कम्स टू रिटन सब्जेक्टिव फॉर्मेट। आईएएस और ऑप्शनल यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसमें ये टॉपिक्स जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सारे हाई यील्ड सेक्शन है, मतलब अगर इन सेक्शन पे आपने मास्टरी कर ली तो आपके मार्क्स काफी ज्यादा आ जाएंगे। ऐसे ही नेट में ये 3-4 एरियाज हैं, डीपीआर के एरियाज भी आप पढ़ सकते हैं, ये पुराने कई वीडियोस में मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आप हमारे ये सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो आपको उसमें ये वीडियोस मिल जाएंगे कि किस तरह से बार बार इन एरियाज से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अपने मतलब के एग्जामिनेशन के हिसाब से इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो एवरी एग्जाम हैज फेवरेट्स, सो क्रैक दोस फर्स्ट। जैसे आरबीआई का एग्जाम है, पता है आरबीआई क्या है, बैंकिंग सेक्टर है, तो देखो मॉनेटरी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि रिसर्च का जॉब है। यहाँ पॉलिसी मेकिंग का जॉब है ना, ये रिसर्च और टीचिंग का जॉब है, उस हिसाब से ये एंट्रेंस है, तो कॉलेज में एंटर होना है, ये सारी चीजें लगेंगी। अब 3 गोल्डन रिवीजन टेक्निक्स, 3 कौन कौन सी है। रीराइट लेस, रिकॉल मोर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कई बच्चे ना जब पढ़ने बैठते हैं तो एक किताब पढ़ते हैं और सामने नोट्स बनाते रहते हैं साइड से, एट द एंड ऑफ द डे दे रियलाइज कि उन्होंने एक किताब और लिख दी, सो दे हैव री रिटन द बुक। इसका क्या मतलब हुआ कि बुक में जो जो लिखा था उनको सब इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहे थे। ये आपके साथ भी होता होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपके साथ भी होता है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट सेक्शन के आंसर में दूंगा, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो जब आपने पढ़ा
पढ़ने के साथ साथ नोट्स किस पे बनाने। तो पहले तो एक रीडिंग की, लेजर रीडिंग, जिसको हम सिर्फ समझने के तौर पे समझ रहे हैं। जैसे मूवी जब आप देखने जाते हो ना, तो मूवी आपको पूरी याद रहती है, पर पता है आप मूवी भी भूल जाओगे। कैसे? अगर थिएटर में एग्जिट डोर के बाहर में एक आपको पेज पकड़ा दूं एमसीक्यू का, तो आप मूवी एंजॉय नहीं करोगे और आप मूवी की इंफॉर्मेशन याद करोगे कि भाई थिएटर से बाहर जब ही जाने दूंगा जब ही तू एमसीक्यू पास करेगा। रीजन है प्रेशर। तो जब हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो हमको पता है कि इनमें से सवाल पूछा जाएगा, हम उस डायरेक्शन में पढ़ते हैं, पर फर्स्ट रीडिंग ना आपकी लेजर होनी चाहिए। अगर वो आपने किया है तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहती है। तो एक्टिव रिकॉल ये है किंग। तो किताब बंद करना है, रिवाइज करना है, चीजें देखनी है, भूल जाओ फिर से खोल लेना, फिर बंद कर लेना, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज। ठीक है? ऐसी और भी बहुत सारी टेक्निक है, धीरे धीरे इस वीडियो में बताऊंगा, आने वाले में भी बताऊंगा। आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, क्लोज द नोटबुक एंड आंसर। फिर आ जाता है स्पेस्ड रिपीटेशन, मतलब मेमोरी मल्टीप्लायर है। क्या करना है? रिवाइज आफ्टर 1 डे, 3rd, 7th एंड 15 डे। आज कोई टॉपिक पढ़ा, टफ टॉपिक है, कल फिर उसको रिवाइज किया, फिर 3 दिन बाद रिवाइज किया, फिर 7 दिन बाद रिवाइज किया, और फिर 15 डेज बाद फिर से रिवाइज किया। अब जैसे जैसे सक्सेसिव रिवीजन आप करोगे ना, ड्यूरेशन कम होता जाएगा। तो उसकी चिंता नहीं करनी है कि इतनी बार रिवाइज करेंगे सर टाइम ही नहीं बचेगा ना। पहली बार पढ़ने में 1 घंटा लगा, अगले दिन सेम रिवाइज करोगे उतना टाइम नहीं लगेगा, 30 मिनट्स लगेगा, फिर वो 15 मिनट आ जाएगा, 10 मिनट, 5 मिनट। ठीक है? फिर इंटर लीविंग, इट मीन्स स्मार्ट स्विचिंग, मिक्स करना है। अब बच्चे जब मैं क्लास लेता हूँ ना तो बोलते हैं सर पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा दो। मैंने कहा नहीं, डेलिबरेटली मैं मिक्स कर रहा हूँ चीजें, क्योंकि जब आप एग्जाम लिखोगे तो एक क्वेश्चन माइक्रो का, दूसरा मैक्रो का, तीसरा इंडियन इकोनॉमी का, चौथा स्टैट्स, इकोट्रिक्स, इस टाइप से आएगा। ठीक है? तो मिक्स करना है माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, एंड इट इज ऑलवेज बेटर फॉर रिटेंशन व्हेन यू स्विच थिंग्स क्विकली। तो इसकी आदत डालनी है। ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि एक सब्जेक्ट का पूरा 2 दिन पढ़ना है, फिर अगले दिन उसका पेपर दे के आना है, फिर वो सब्जेक्ट को भूल जाना है। नहीं, यहाँ सारा कोरिलेशन है। टूल्स क्या है? फ्लैश कार्ड, छोटे छोटे कलरफुल कार्ड्स, पीवाईक्यू की नोटबुक बना सकते हो, फॉर्मूला शीट और कॉन्सेप्ट मैप। ये 4 चीजें बहुत शॉर्ट में है, ये आप कर लोगे तो आपका रिवीजन और फास्ट हो जाएगा। ठीक है? सो यू डोंट रिमेंबर बाय रीडिंग, यू रिमेंबर बाय टेस्टिंग। यही मैं आपको पहली स्लाइड से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। Now, how to revise diagrams, formulas and data. एग्जाम रेडी विजुअलाइजेशन, मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड बनाई है, ध्यान से सुनना। ठीक है? डायग्राम है, ISLM का डायग्राम पूछा ही जाएगा। IS शिफ्ट होगा कब होगा, LM कब शिफ्ट होगा, दोनों कब शिफ्ट होंगे, इस टाइप से। ADAS वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट कर्व्स, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, MC वर्सेस AC, उनका इंटरसेक्शन, उनका लोएस्ट पॉइंट। फिर मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, किंग डिमांड कर्व यहाँ पे पूछा जाता है। फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन में कैसा हो जाता है, क्यों हो जाता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स हमेशा एग्जाम में रहते ही है। फॉर्मूला की बात करूं तो आप देख लो, मल्टीप्लायर हमेशा ही फेवरेट रहा है, GDP का है, इलास्टिसिटी कनेक्ट कर देते हैं। अब इलास्टिसिटी ना सिंपल नहीं पूछ रहे हैं, इलास्टिसिटी को टैक्स से कनेक्ट करते हैं, इलास्टिसिटी को सब्सिडी से कनेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल पे मैं टैक्स बढ़ा दूं तो क्या कल से पेट्रोल भराना बंद कर देंगे क्या लोग? नहीं। तो इलास्टिसिटी का टैक्सेशन और सब्सिडी से कनेक्शन। फिर मार्कअप रूल, जैसे सोलो मॉडल हो गया, फिर ISLM डेरिवेशंस हो गए। तो ये इक्वेशंस आपको एग्जाम में काम आती है। ठीक है? फिर करंट डेटा, तो यहाँ पे डेटा है, कौन से मेजर डेटा होते हैं देख लो आप। GDP का डेटा आपको याद रखना है, फिस्कल डेफिसिट, CPI, इन्फ्लेशन। अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फिर से अनाउंस किया रेपो रेट का कट होना है ना, तो वो 5.25% होगा। उसका क्या इम्पैक्ट है? उसका काम कम करने का रीजन कि भाई अकोमोडेटिव से न्यूट्रल हो गए। तो इस टाइप से ये सारी चीजें करनी है। ठीक है? तो ये जो अभी ये तो इसमें पुराना डेटा लिखा है, अभी रिसेंटली है 5.25%। ओके, रेपो रेट। तो यहाँ से चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो डायग्राम्स, फॉर्मूला, डेटा। ओके, डायग्राम, फॉर्मूला एंड डेटा आर द बैकबोन ऑफ एवरी हाई स्कोरिंग आंसर, इवन इफ इट इज MCQ और डिस्क्रिप्टिव। ठीक है? अब यहां सुनते हैं कि क्या है द टॉप 7 मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक। कौन सी ऐसी टॉप 7 मिस्टेक है जो स्टूडेंट हमेशा करते हैं, तो इनको अवॉइड करना है और आपके 20 नंबर अचानक से आपको दिखने लग जाएंगे। पहला है रीडिंग विदाउट रिवाइजिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं ना तो आप सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, पीछे का सब मिटते जा रहा है।
तो इसलिए आप एक लाइन खींच रहे हैं और पीछे से इरेजर से वो वाइप आउट होते जा रहा है। तो 2 कदम आगे बढ़ना है तो 1 कदम पीछे आना है। 2 कदम आगे बढ़ना मतलब नया पढ़ना, 1 कदम पीछे आना मतलब रिवीजन करना, ठीक है। तो नो पीवाईक्यू प्रैक्टिस, इग्नोरिंग डायग्राम्स, memorizing outdated data, not analyzing mock test mistake, studying in long blocks, burnout हो जाता है उससे, and focusing on new content instead of repeated topics। अगर आप इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सबका आंसर दूंगा मैं आपको। पहला है पीवाईक्यू प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे तो आपको पता ही नहीं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने हैं। दूसरा है डायग्राम्स को अगर इग्नोर करोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा जब डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक्स में आपको पता है डायग्राम्स कितने इंपॉर्टेंट है। मेमोराइजिंग आउटडेटेड डेटा, अब रेपो रेट का डेटा मैंने आज का याद कर लिया, ठीक है, एग्जाम तो अगले साल 6 महीने बाद है, फिर कैसे होगा, तो इसलिए अपडेटेड डेटा। मॉक टेस्ट हमने दे तो दिए पर उसको एनालाइज करना भूल गए, तो जितने टाइम आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उतना ही टाइम उसको एनालाइज करने में भी लगाओ, और फिर उसके लिए एक मिस्टेक लॉग शीट बनाओ कि भाई ये मैं बार बार ना क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो रही है, मैं बार बार क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन ए मुझे ठीक लगने लगता है, 4 ऑप्शन जब भी पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होने लग जाता है, तो ऑप्शन को हाइड करो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, है ना। सो इफ यू अप्लाई दीज टेक्निक्स आपको काम आएगा। स्टडिंग इन लॉन्ग ब्लॉक्स, मतलब जब हम एक स्ट्रेच में पढ़ने की कोशिश करते हैं ना तो वी समटाइम्स प्रिटेंड टू स्टडी, मतलब हम सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, पर जैसे जैसे टाइम गुजरता है एफिशिएंसी कम होती जाती है, फोकस कम होते जाता है। फोकस ऑन न्यू कंटेंट, और आप रिपीटेड मतलब रिवीजन नहीं कर रहे। करेक्ट अप्रोच क्या है, पहले टॉपिक को समझो, फिर रिकॉल करो, फिर उसको अप्लाई करो, और फिर उसको इवेल्युएट करो, ये करेक्ट अप्रोच है, ठीक है। सो यू डोंट फेल बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, यू फेल बिकॉज लैक ऑफ रिवीजन। अब ये फाइनल 30 डे एग्जाम का एग्जीक्यूशन प्लान है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट 30 डेज एग्जैक्टली क्या करना है, सिलेबस खत्म करना है, डीप रिवीजन पे बात करना है, वीक 2 हाई यील्ड टॉपिक्स इफ यू रिमेंबर, पीवाईक्यूज और मॉक्स, एंड फाइनल पॉलिशिंग। योर फाइनल 5 टूल्स क्या क्या, फॉर्मूला बुक सेपरेट होनी चाहिए भाई, कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला है, इस टाइप से फॉर्मूलाज पूछेगा। डायग्राम की शीट, सारे डायग्राम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होने चाहिए। डेटा शीट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है, रेपो रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एटसेट्रा। और पीवाईक्यू ट्रैकर, तो पहले पीवाईक्यू कंपाइलेशन, अगर आपको वो डाउनलोड करने नहीं मिल रहे साइट पे तो सपोर्ट नंबर नीचे दिया है 7880, या आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और डेली रिवीजन की चेकलिस्ट, चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चेकलिस्ट नहीं करोगे तो टाइम कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलता। सो इफ यू फॉलो दिस प्लान ऑनेस्टली यू विल आउट परफॉर्म 95% ऑफ द कैंडिडेट। और ये 2 चीजें मैंने आपके लिए लिखी है, द एग्जाम इज नॉट वन ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, इट इज वन द 30 डेज बिफोर इट। तो आप जो देखते हो ना, जो फील्ड पे स्पोर्ट्स पर्सन, जंग में सिपाही कैसे परफॉर्म करते हैं, वो ऐसे परफॉर्म करते हैं, उस दिन तो वो अच्छा करते ही हैं, पर उस दिन की परफॉर्मेंस बताती है कि उन्होंने लास्ट 30 डेज में या प्रिपरेशन में क्या किया। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस उसकी फिटनेस से कितनी लिंक्ड है। तो इफ ही इज लुकिंग फिट ऑन द ग्राउंड, मतलब उसने कितना मेहनत ग्राउंड के बाहर की है मैच शुरू होने से पहले। तो एग्जाम डे पे कुछ नहीं होता, ठीक है, एग्जाम डे पे एक्सपोज होता है कि आपने एग्जाम डे से पहले क्या किया। दिस प्लान वर्क्स बिकॉज इट इज बिल्ट ऑन न्यूरोसाइंस, एक्सपीरियंस एंड एग्जाम डेटा, इसलिए आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेना, सारी चीजें मिल जाएंगी। जो भी मैंने चीजें डॉक्यूमेंट बोली हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो सपोर्ट नंबर पे आप पूछ सकते हैं अपने एग्जाम स्पेसिफिक। इसके अलावा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर कोर्स तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं, सारे जो कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैंने यहाँ बात की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।